तो आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे। ज्योमेट्री इज जिसको अपन रेखा गणित भी बोलते हैं और आप लोग की भाषा में क्या बोलते हैं वो मैंने बस गूगल से कॉपी किया, मुझे नहीं पता। एंड माय एक्सट्रीम अपॉलॉजीज अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया हो तो। लेकिन हिंदी में हम लोग ज्योमेट्री को ज्यामिति या फिर रेखा गणित बोलते हैं। बेसिकली दिस साइंस वाज डेवलप्ड जब ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू सेटल डाउन, जब इंसान सेटल होने लगे तब इस साइंस की जरूरत पड़ी। कैसे जरूरत पड़ी? जब सिविलाइजेशन बढ़ी तो देयर यूज्ड टू बी डिस्प्यूट्स ओवर लैंड। ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा, ये जमीन मेरी, वो जमीन तेरी, वो जमीन उसकी। तो इस मेजरमेंट को करने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देयर इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी that I will discuss, and there I will explain you. There I will not explain you. There you will realize what was the need of this subject. Suppose करो मेरे पास एक लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जो कि इस शेप का है, which is called a square. अब इसमें से किसी ने बोला कि एक रास्ता जाएगा यहाँ से, so I will not be able to get access to this much of my land. तो वो कितना जाएगा? उसने बोला कि I want 100 मीटर स्क्वायर ऑफ योर लैंड। अब क्या उसने 100 मीटर स्क्वायर लिया कि क्या उसने 500 मीटर स्क्वायर लिया या उसने 10,000 मीटर स्क्वायर ले लिया? These all calculations are based upon the results of geometry. That was the practical application why this branch of science was developed initially when civilization started. But ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, I'm telling you this thing some कितना years calculate किया था? Some 2600 ago. आज से 2600 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आज की डेट में ज्योमेट्री हैज वाइड एप्लीकेशंस टिल टुडे आल्सो, क्योंकि ज्योमेट्री में अब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपको कौन सी चीज को कैसे लगाना है। ये पेन है, ठीक है, ये पेन इस तरीके से खड़ा है, या ये पेन ऐसे हो गया, या ये पेन ऐसे हो गया। दीज ऑल थिंग्स आर बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। सारी चीजें ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। अभी तो अपन सिर्फ 2D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है आपका, ये जो डायग्राम है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ 3D ज्योमेट्री। इसमें क्या किया इन लोगों ने? इसमें अर्थ को, जो कि सिर्फ एक स्फीयर है, इस अर्थ को इन लोगों ने, इस 3D ऑब्जेक्ट को इन लोगों ने एक 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। एंड अगेन दैट हैज बीन डन ड्यू टू विद द ब्यूटीफुल यूज ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अगर फादर ऑफ ज्योमेट्री की बात करें तो हम लोग यूक्लिड को we call him as father of geometry. Euclid and one of his student was Thales. ये सारे के सारे एंशियंट ग्रीस में, आज के जमाने में जो ग्रीस नाम की जो कंट्री है, जो कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे पाई जाती है। इट इज ए यूरोपियन कंट्री बट इट लाइज बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है वो यूरोपियन कंट्री बट प्रॉपर यूरोपियन कंट्री नहीं है, क्योंकि इट इज पहला ओलंपिक्स वहीं तो हुआ था। हाँ, पहला ओलंपिक वहीं पे हुआ था। इट हैज ए रिच हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। सो कई सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक या क्या बोलते उसको, दर्शनकारी, मतलब जो फिलोसफर्स, द साइंटिस्ट, दे ऑल केम फ्रॉम ग्रीस। They all were from Greece. जो पहला ओलंपिक, जैसा कि आपके फ्रेंड ने बोला, the first Olympics is credited to Greece only. So this science, इस साइंस का डेवलपमेंट सबसे पहले एंशियंट ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एट द सेम टाइम इंडियंस वर आल्सो डेवलपिंग दिस साइंस। हमारे जो वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट हो गए या भास्कर हो गए, दे ऑल वर कंटिन्यूअसली डेवलपिंग दिस साइंस। क्योंकि आप लोग को शायद पता होगा, इंडियंस हैड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशियंट इंडिया। इनफैक्ट नॉट ओनली इन एंशियंट इंडिया, वो तो अंग्रेज आ गए, 200 साल खा गए, अदरवाइज वी वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वी वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडियंस, एंशियंट इंडिया में इस साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे मुगल्स आए, तो जब मुगल्स आए तो उन्होंने इस साइंस को और डेवलप किया। दे लर्नड अबाउट दीज थिंग्स। अब इस साइंस का एप्लीकेशन कहाँ आता है?
आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो आप बिल्डिंग्स देखते हो, ताजमहल जो आपने देखा, ठीक है, आप लोगों ने, कई लोगों ने ताजमहल देखा होगा। ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग्स। जब वो बनी थी, डेट वाज द ओनली बिल्डिंग ऑफ इट्स काइंड। आज की डेट में तो हर चीज का रेप्लिका हो जाता है, इंसान का तो रेप्लिका हो जाता है, तो ताजमहल कौन सी बड़ी बात है। बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग ऑफ इट्स टाइम बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। खराब भी हो चुके हैं। क्या क्या बोले बेटा? सर अभी तो ताजमहल का कंडीशन भी खराब हो चुका है। वो देखो, डेट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप मार्बल की रिएक्शन अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड से करवाओगे तो मार्बल तो पिघलेगा ही ना भाई, वो पीला होगा ही, वो तो खराब होगा ही। तो वो तो कई सारी चीजें हैं, बट एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दिस ज्योमेट्री। ये जो लीनिंग टावर ऑफ पीजा है, पीजा की झुकी हुई मीनार जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। आपको क्या लगता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आई गेस मोस्ट ऑफ यू वेर नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम, आप लोगों ने तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, बट वो बिल्डिंग कैसे बनी होगी, वो स्टेट वर्ल्ड ट्रेड कैसे, सेंटर है का? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, It was in America. इट September वाज 7 वो मतलब एक प्लेन क्रैश हुई थी उसके ऊपर। September 11, 2001, September 11, 2001। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। तो दिस वाज एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की एप्लीकेशन, व्हाट इज ज्योमेट्री, तो अपन ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री के फादर की, जिनका नाम था यूक्लिड। ज्योमेट्री के फादर की जिनका नाम था यूक्लिड। एंड अगर मेरे पर्सनली बात करो तो मैं तो भाई डेली यूक्लिड की पूजा करके आता हूँ। यूक्लिड की मैं पूजा करके आता हूँ यहाँ आने से पहले, क्योंकि अगर मैं यूक्लिड की पूजा ना करूं तो मुझसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते। सीरियसली, मैं तो यूक्लिड की पूजा करके, आप लोग भी कर लिया करो कभी कभी, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले तो कर ही लेना। एनीवेज, जस्ट किडिंग। तो यूक्लिड वाज ए साइंटिस्ट, यूक्लिड वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ग्रीस, जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी। अब यहाँ पे हम जिन डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, उन डेफिनेशंस का प्रूफ हम नहीं जानेंगे। पहले ही बता देता हूँ, दीज डेफिनेशंस हैव नो प्रूफ। उन्होंने बस इन चीजों को डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक साइंस उनको डेवलप करना था, उस साइंस को डेवलप करने के लिए उनको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट चाहिए थी। उन चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए वो ऐसी कंडीशंस में फंस जाते थे जहाँ पे एक चीज को डिफाइन करो तो दूसरी चीज नहीं डिफाइन होती थी, दूसरी चीज को डिफाइन करो तो तीसरी चीज अनडिफाइंड रह जाती थी। तो दैट इज व्हाई ही गेव सम 1 2 3 4 5 6 7 थिंग्स, 7 पॉइंट, 7 डेफिनेशंस, जिनको हम एज इट इज याद रखेंगे। पॉइंट इज ए फाइन डॉट। पॉइंट जो होता है वो एक फाइन डॉट होता है, और इस पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। पार्ट मतलब इसमें कोई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस कुछ नहीं होता। पॉइंट इज जस्ट ए फाइन डॉट। आप जितना फाइनर करोगे उतना अच्छा आपका पॉइंट बनेगा। आप जितना इसको डार्क पेन या डार्क पेंसिल से डिनोट करोगे तो वो आपका वैसा बनेगा। जब आपकी पेंसिल बहुत शार्प होती है, अगर आप 0.5 mm टिप वाली पेंसिल से रिप्रेजेंट करो तो इट विल बी वेरी फाइन पॉइंट। लेकिन अगर आप 0.7 mm वाली से करो तो इट विल बी लिटिल बिट डार्कर, कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसकी थिकनेस हो गई, इसकी थिकनेस नहीं है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। पॉइंट इज समथिंग दैट हैज नो पार्ट। अगर कोई पर्सन है, अगर मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाता, बोर्ड पे पढ़ाता, तो मैं इस तरीके से पॉइंट बनाता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस तरीके से पॉइंट बनाऊंगा तो मेरी क्लास में जो सबसे पीछे बैठा हुआ बच्चा होगा उसको नहीं दिखेगा वो पॉइंट। अगर पॉइंट ही नहीं दिखेगा तो वो समझेगा क्या? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट की थिकनेस, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट की थिकनेस नहीं है। अब अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब तो आप ये भी बोल सकते हो ना, सर इसकी भी तो थिकनेस है, इसका भी तो रेडियस है सर, ये तो कुछ स्फेयर जैसा लग रहा है सर। फिर आप लोग तो वैसे ही बहुत एडवांस हो, आज की जनरेशन तो वैसे ही बहुत एडवांस है, तो आप लोग बोलोगे सर इसकी तो थिकनेस भी है, इसका तो रेडियस भी है, तो सर ये तो सर्किल रह गया। अब सर ये तो सर्किल बन गया तो ये पॉइंट ही कहाँ रहा?
तो इसका जो है इस पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्लीज कंफर्म, से यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, very good, thank you, thank you, thank you. Next is line is something which is breadthless. एक लाइन ये हो गई बेटा, अगर मेरी पेंसिल, अगर मेरी पेन का पॉइंट 0.5 है तो एक लाइन ये हो गई। मान लो मेरे पॉइंट का पॉइंट, पेन का जो टिप है वो 0.7 mm है, तो एक लाइन इस तरीके से बनेगी। अब इसका मतलब ये मत बोलना कि सर इसकी तो ब्रेड्थ है, ये तो लाइन हुई नहीं, ये तो क्या बोलते इसको सर, ये तो रेक्टेंगल हो गया, ऐसा मत बोलना। लाइन इज ब्रेड्थलेस लेंथ। लाइन की कोई ब्रेड्थ नहीं होती, लाइन जो होता है वो ब्रेड्थलेस होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट होता है। ये जो जैसे लाइन सेगमेंट है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका अगर एंड पॉइंट की बात करूंगा तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। इसको अपन ए बोलते हैं, इसको अपन बी बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेक एनी पॉइंट ऑन एनी लाइन। अगर मैं किसी लाइन पे 2 पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट ये ले लूं, एक पॉइंट ये ले लूं, ये दूरी तो मेरे पास डिफाइंड हो गई ना, इसको फिर हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी। स्ट्रेट लाइन में कोई ब्रेड्थ वगैरह कुछ नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ लेंथ होती है। नेक्स्ट इज ए सरफेस। अब बात आती है सरफेस क्या होता है। एक मिनट रुकना, सरफेस क्या होता है। अब देखो, मैं मान लो इसको इस तरीके से बना रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। यहाँ पे कोई हाइट तो है नहीं, क्योंकि मैंने जो फिगर बनाई वो तो 2 डायमेंशन में बनाई है। आपकी कॉपी का पेज वो एक सरफेस है, लेकिन आपकी बुक वो एक 3 डायमेंशनल सब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल फिगर हो गई। ये पेन का कवर देखो, ये जो पेन का कवर है, दिस इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। व्हाई इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर? बिकॉज इट हैज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज इट्स हाइट। समझ में आ रहा है? दिस इज लेंथ, दिस पार्ट इज, ये दिख रहा है आप लोगों को, दिस पार्ट इज लेंथ, दिस पार्ट इज ब्रेड्थ एंड दिस पार्ट इज हाइट। अगर मैं इसकी हाइट को गायब कर दूं, या अगर मैं इस फिगर को, या अगर मैं इसको, इस पेन के कवर को इस तरीके से रखूं, सो इट विल ओनली हैव लेंथ एंड इट विल ओनली हैव ब्रेड्थ, सो दैट इज कॉल्ड ए सरफेस। एक सरफेस में सिर्फ दो डायमेंशंस होती हैं, या तो लेंथ और ब्रेड्थ होगी, या लेंथ और हाइट होगी, या हाइट और ब्रेड्थ होगी। आपका जो कमरा है, जिस कमरे में आप बैठ रहे हो, उसकी जो वॉल होगी, जिस कमरे में आप बैठ रहे हो उसकी जो वॉल है, that wall is a surface. एक मिनट, let me see if I can show you my wall or not. एक मिनट, हाँ वेट करो। choose virtual background, none. आप लोग ये वॉल देख पा रहे हो मेरे पीछे? तो this wall is a surface. This wall is a surface because this wall has only length and breadth. इसकी कोई हाइट नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस वॉल की कुछ थिकनेस बना देता, तो ये जो वॉल है ये फिर सरफेस नहीं होती। ठीक है, चलो अब मैं अमेज़न के जंगल्स में आ गया हूं, तो अब सिर्फ अच्छी बातें करेंगे, अदरवाइज हाथी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या, बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलना जल्दी बोल। कौन चाय देकर गया? अरे मेरी दोस्ती है ना आदिवासियों से, उन्होंने दिया मेरे को चाय। पर सर आप तो स्पेस में भी दे रहे थे। स्पेस में भी दिया था, स्पेस में एलियन से दोस्ती है, स्पेस में एलियन से दोस्ती है। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, तू भी पढ़ ले, तेरी भी दोस्ती हो जाएगी एलियन से और उनसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अब अगर मैं सरफेस के एजेस की बात करूं, एजेस मतलब क्या होता है? एजेस मतलब हो गया बाउंड्री। देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एक सरफेस है। ठीक है, ये जो है दिस इज ए सरफेस, दिस इज ए सरफेस। तो इसका ये जो एज हुआ, दिस एज इज ए लाइन।
एज ऑफ ए सरफेस इज ए लाइन, ठीक है। और प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस इज समथिंग दैट लाइज बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है जो कि स्ट्रेट लाइंस के बीच में लाई करता है। अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। इन चारों स्ट्रेट लाइंस के बीच में, मेरी फिंगर को देखना, इन चारों स्ट्रेट लाइंस के बीच में ये जो फिगर, ये जो एरिया जो मैं अपनी फिंगर से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, दैट एरिया इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। दैट एरिया इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो यूक्लिड ने, हमारे यूक्लिड देव ने जो डेफिनेशंस दी थी आज से 2600 साल पहले, क्या वो डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर हो गई? प्लीज कंफर्म एंड से यस और नो। नहीं कंफर्म हुई तो फिर से रिपीट करूंगा। यस सर। क्योंकि अगर नहीं कंफर्म हुई बच्चों तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने सबने बोल दिया यस सर, तो आगे बढ़े। चलो, कोई कुछ लिखना चाहता है? अच्छा, लिखना चाहता है तो मैंने पढ़ लिया, क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मेथड आप लोगों को पसंद आता है ना, लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन वाला, या फिर मैं वैसे पढ़ाऊं, बोर्ड पे पढ़ाऊं? सर प्रेजेंटेशन। ठीक है। बोर्ड पे वो फोकस चेंज होता रहता है तो दिखता नहीं ठीक सर। वही प्रॉब्लम है यार, बोर्ड पे फोकस चेंज होता रहता है तो दिखता नहीं। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, आप लोगों ने, अगर कोई मेरे से मिला है तो उसको पता होगा कि मैं बहुत ही मोटा चश्मा, मतलब काफी हाई पावर वाला चश्मा पहनता हूँ, और मेरी जो हाइट है, और मेरी जो हाइट है वो भी काफी अच्छी खासी है। तो मेरे को क्या करते थे स्कूल में, टीचर्स मुझे पीछे भगा देते थे, एकदम पीछे बैठने के लिए बोलते थे, और वो लोग क्या करते थे, बोर्ड पे बहुत छोटा छोटा लिखते थे, मेरे को दिखता नहीं था। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि मुझे आगे बैठाओ, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मुझे स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो इसीलिए जो है, आई हैव सफर्ड ए लॉट ड्यू टू दिस थिंग। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि अब मैं बोर्ड पे अगर लिखूंगा ना तो 5 मिनट में पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो मैं जितना पढ़ाना चाहता हूँ उसका मैं 20% में नहीं पढ़ा पाता, इसलिए आई एम यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। बट स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, आई विल स्विच टू बोर्ड ओनली। चलो, अब देखो, अब हमारे जो यूक्लिड सर थे, उन्होंने कुछ अनडिफाइंड टर्म्स दिए, कुछ ऐसे टर्म्स जो कि डिफाइंड नहीं थे। कौन से टर्म्स होते हैं सर वो जो कि डिफाइंड नहीं होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है, सुनो। Point is represented by a fine dot made by a sharp pencil on a sheet of paper. Now I will call this definition as vague. Sharp pencil का क्या मतलब है भाई? मेरे लिए शार्प पेंसिल ये हो गई, मेरे लिए शार्प पॉइंट ये हो गया। किसी और के लिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी बोर्ड पे देखने में, तो मैं अगर बनाऊंगा तो मेरे लिए शार्प पॉइंट ये होगा। तो अगर ये पॉइंट है तो क्या ये पॉइंट नहीं है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस थिंग इज अनडिफाइंड, दिस थिंग इज अनडिफाइंड। लेकिन हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट को, पॉइंट क्या होता है ये समझ में आ गया सबको कि सर पॉइंट इज ए फाइन डॉट दैट इज मेड ऑन ए पेपर। अब इसके अलावा इसके क्या इफ्स एंड बट्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बी कंसर्न अबाउट इट कि सर ये भी तो पॉइंट है, ये भी तो पॉइंट है, या किसी ने ऐसे करके बना दिया सर ये भी तो पॉइंट है। एक पॉइंट को आप वर्ड पे एक पॉइंट बनाओ और उसको मैग्नीफाई करके देखते जाओ, तो उसका साइज इंक्रीज कर दो। आप 12 में करोगे तो वो ऐसा दिखेगा, अगर आप साइज 72 करोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। तो क्या ये पॉइंट नहीं है? ये भी तो वही चीज है ना। तो पॉइंट इज जस्ट ए फाइन डॉट दैट इज मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए शीट ऑफ पेपर। Next is plane. Plane is हाँ, क्यों नहीं, आप पेन को क्यों नहीं यूज कर सकते हो यार? पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आराम से कर सकते हो। ओके सर। पेंसिल से तो बच्चे पढ़ते हैं यार, अब तो आप लोग बड़े हो गए हो। प्लेन इज Sir, is it necessary that our point is denoted by a capital letter? Yes, conventionally we denote it by capital letter.
we denote it by capital letter, and this is a convention. So we should follow the conventions. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप कन्वेंशन फॉलो नहीं करोगे, मान लो कहीं पे आपको एग्जाम में कहीं लिखा हुआ है और आप नहीं समझ पाए, तो दैट विल कॉज ए प्रॉब्लम. तो कन्वेंशंस आपको मालूम होने चाहिए. दूसरी चीज ये, सपोज यू आर गेटिंग 80 out of 80 and your teacher doesn't wants to give you 80 out of 80, तो अगर उसने देखा कि आपने कहीं पे पॉइंट बनाया, आपने उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया, he will cut your marks. He'll cut your marks. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लेन. प्लेन इज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेन इज ए स्मूथ, एक स्मूथ वॉल का सरफेस हो गया या तो एक शीट का सरफेस हो गया, इस टाइप का जो सरफेस होता है, एक ब्लैक बोर्ड का सरफेस हो गया, ये सारी की सारी सरफेस जो है वो प्लेन का एग्जांपल होता है. आपके कमरे का फ्लोर, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे का फ्लोर, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ए प्लेन. जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की छत, दैट इज एग्जांपल ऑफ ए प्लेन. जिस कमरे में आपको बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सामने वाली दीवार, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ए, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ए प्लेन. ठीक है, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ए प्लेन. तो इस ये सारी चीजें जो है ये प्लेन के एग्जांपल होते हैं. दूसरी चीज ये, अब लाइन क्या होता है. अब देखो, बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी चीज दी है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज बताई है. अगर हम एक पेपर को फोल्ड करें, अगर हम एक पेपर को फोल्ड करें और उसके बाद जो क्रीज बनती है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन, दैट इज कॉल्ड ए, दैट इज कॉल्ड ए लाइन. एक पेपर को फोल्ड करने के बाद जो क्रीज बनती है, दैट इज कॉल्ड ए लाइन. लेकिन इस लाइन का कोई ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन नहीं होता है. कल जो मैंने आपको बताया था, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स दैट कैन बी कॉल्ड एज ए लाइन, बट जस्ट फॉरगेट, वी आर नॉट गोइंग टू कंसर्न, क्योंकि डेफिनेटली उस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, तभी इन लोगों ने उस डेफिनेशन को नहीं दिया है. So we will not go into that thing कि collection line can be visualized as a collection of infinite many points, क्योंकि तभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि this is a point that is lying on a line. Line is made up of infinitely many points, but again line की definition इसलिए नहीं है क्योंकि point की तो definition नहीं है ना. जब point की ही definition नहीं है तो line की definition कहाँ से आएगी. देखो, समझने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को किस कंडीशन में फंसा रहा हूं. कल मैंने बोला था आपकी क्लास में कि लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स. फाइन, आज भी मैं बोलता हूं लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, बट इज इट ए डेफिनेशन ऑफ लाइन? क्वेश्चन मार्क. एंड यू विल हैव टू आंसर. देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें जितना इंटरेक्शन करेंगे ना उतना ही चैप्टर समझ में आएगा. My question is, line is a collection of infinitely many points. My next question is this a definition of line? Say yes or no. 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 Why? Yes. 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 Okay. Okay. How many of you are saying yes? ये What, sir? Right. आप लोग चैट में लिख दो. How many of you are saying yes? Sir, can you repeat the question? My question is, कल की क्लास में मैंने बोला था बेटा कि लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. याद है? No, sir. नहीं याद है, कोई बात नहीं. हाँ सर, बोला था ना सर बोला कल? था. हाँ, बोला था मैंने. Sir, Yes, sir. no, because sir, a point can be as short as possible. There is no given dimension. Wait. First, let me repeat my question. Let me repeat my question. एक मिनट. पहले चीज, एक मिनट रुक जाओ यार, अभी चैट मत करो यार. I'm unable to erase something. Wait करो. हाँ. पहला चीज आप कर सकते हो, आपको चैट. पहली चीज इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बोला कि ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. ठीक है. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ए डेफिनेशन ऑफ लाइन? और अगर इफ दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ लाइन, तो क्या ये डेफिनेशन सही है? Okay, so those who are saying, yes, I'll ask any one of you only. ठीक है. मैं जिसको भी पूछूंगा
उसका I will ask her name. I will ask him or her to answer. Okay. Okay, fine. चलो, आप में से ही कोई एक मेरे को बता दो कि क्या होगा. नहीं, रुको. सौरभ राज, आर यू इन द क्लास? आप बताइए सौरभ मेरे को कि जो मैंने बोला वो मैंने सही बोला या गलत बोला, और गलत बोला तो क्यों गलत बोला, और सही बोला तो क्यों सही? No, sir, we can't say that a line is a collection of points, because collection of points can also form a curve line, bent line, or a circle. Collection of points can also form a circle. So we can't say that collection of points is the correct definition for a line. Very good. Very good. Sir, I have a different answer. But I was speaking since long, but my mic wasn't connected. Okay. No issue. हाँ बोलिए, आप भी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए. किसी का different answer था, please बोलिए. Sir, anything can have infinite points. Sir, if I take a line segment, I don't know that how small a point can be. I can make it shorter. So, even a line segment can have infinite points. No. Listen. Line segment जो होता है ना, उसकी एक fixed length होती है, ठीक है? Line segment की एक fixed length होती है. तो line segment is also a part of line. अगर आप ये मान के चल रहे, अगर आप इस definition को मान रहे हो कि line is a collection of infinitely many points, then this thing will also be valid, that line segment is also a collection of infinite many points. So that thing is valid, because हमने ऐसा क्यों बोला कि लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स? बिकॉज लाइन की कोई लेंथ नहीं होती. लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होगी, तो इट विल हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स. कितने भी होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप जितना भी आप पॉइंट को फाइनल कर लो, इट विल हैव ए फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट लेंथ है दैट इज फिक्स्ड. ओके, वेल सी योर फ्रेंड हैज गिवन ए perfect definition, a perfect explanation that I was looking, and I should thanks him. देखो, पहली चीज ये है कि जब आपने पॉइंट ही नहीं डिफाइन किया ठीक से, then how can you define line? जब आपने 1 को ही नहीं डिफाइन किया है, what is 1, then how will you define 1 plus 1 is equal to 2? You can't define 1 plus 1 is equal to 2 ना. पहले तो इसके लिए पहले आपको पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, पहली चीज. फर्स्ट पार्ट दैट आई वाज अबाउट टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन. सेकंड थिंग इज, एज वेरी वेल सेड बाय योर फ्रेंड, कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो इस तरीके से भी हो सकता है ना सर, या इस तरीके से भी हो सकता है ना, या ये भी तो हो सकता है. Why will it be a straight line? Why on the hell will it be a straight line? अब मुझे तो पता ही नहीं है कि लाइन होती क्या है. मैं तो ये बोलूंगा ना कि सर दिस इज ए लाइन. मेरे को तो मैंने लाइन कैन बी एनी, कर्व लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है. डिफाइन करना पड़ेगा ना कर्व है स्ट्रेट. वही मैं बोल रहा हूँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना. मैंने किताबों में पढ़ा कि दिस इज ए लाइन, बट क्या गारंटी है कि किताबों में सही लिखा हुआ? ये भी तो एक लाइन हो सकता है ना. इसको लेकर हम बोलते हैं दिस इज ए कर्व, दिस इज ए लाइन. हम जो स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, तो इसीलिए माय डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो लाइन, पॉइंट और प्लेन, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो कि डिफाइन नहीं होती हैं. इन चीजों को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, इनको बस अपन ने अंडरस्टैंड किया है कि ये ऐसा होता है. अगर कहीं पे आपको बोले कि लाइन क्या होगी, तो आपके दिमाग में जो पहली चीज आएगी वो स्केल की ही एज आएगी. दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. अगर कहीं पे आपको बोला ड्रॉ ए लाइन, तो आप इसी तरीके की लाइन बनाओगे. आप इस तरीके का कर्व बना के नहीं बोलोगे कि दिस इज स्ट्रेट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब कुछ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स होते हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे. पहला कंसेप्ट इज एक्सियम. द फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट वी विल बी टॉकिंग हियर इज एक्सियम. एक्सियम क्या होते हैं? Axioms are the basic facts that are taken for granted.
इनका कोई प्रूफ नहीं होता है। एक्सियम आर द बेसिक फैक्ट्स दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड। इन एक्सियम्स का कोई प्रूफ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा यहाँ पे A is equal to B, तो what I will say here is, कि since A is equal to B, therefore I will also say A upon 2 is equal to B upon 2. This is called an axiom. This is called an axiom. ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है स्टेटमेंट। Statement is a sentence which can be judged as true or false. That sentence is called a statement. अगर कोई स्टेटमेंट मैंने दिया, सपोज करो मैंने एक स्टेटमेंट दिया, लाइन इज a collection of infinitely many points. अब इस स्टेटमेंट को सौरभ राज सिंह will say कि this statement is false. ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, या a scientist who is sitting in this Amazon forest, he will, when this statement will reach to him, he will say that so and so teacher has given a very false statement. So my statement can be decided and it can be judged to be true or false. Depending upon the various logics, हम इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं। अगर मैंने एक स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है, you don't have to be a highly educated person to give a statement. अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया 2 + 2 is equal to 5, and here I am talking about binary number, decimal number system only. ठीक है। अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया 2 + 2 = 5, तो this statement will be, without wasting it any single minute, even a second class student will also say this statement is wrong. स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है। हम लोग जब बात करते हैं कि इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, हम यही बोलते हैं ना, अरे तू गलत बोल रहा है, तू सही बोल रहा है। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट, जो कि हम अपने विवेक के हिसाब से, हम अपने लॉजिक के हिसाब से, या कुछ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स जिनको हम एक्सियम बोलते हैं, उनके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स या ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट इज, for example, the sum of the angles of a triangle is 180 degree. Now this is a true statement. ये जो स्टेटमेंट है, this is a true statement. अब आता है theorems. सर इसको हम प्रूव कर सकते हैं? थोड़ी दिन रुक जा बेटा, प्रूफ भी सिखा दूंगा। यस, इसको प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान प्रूफ होता है इसका। अगले चैप्टर में बोलो। सर इसका तो आता है, लेकिन सर जो सभी ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं वो सभी प्रूव हो सकते हैं। देखो, अगर कोई स्टेटमेंट है और अगर वो सही है तो उसका कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा। वो प्रूफ अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वी हैव टू सर्च फॉर इट। क्योंकि विदाउट एनी, आप जब तक आपको पता ही नहीं है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप कैसे बोलोगे कि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है तब तक आपको ये नहीं पता ना कि वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब देखो, अब आजकल सारी दुनिया में लोग बोलते हैं मास्क लगाओ, इसलिए मास्क लगाओ बोलते हैं क्योंकि दिस इज ए वेल प्रूवन फैक्ट that the pandemic is spreading if you are not wearing a mask. This is a well established fact. This has already been established. तो इसको अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि we should wear mask, अगर मैं इस तरीके से लिखूं we should wear mask, तो ये एक स्टेटमेंट होगा, and this statement is true because this has already been established. अगला आता है थ्योरम. थ्योरम is a statement that requires a proof. ऐसा स्टेटमेंट जिसके लिए हमें कुछ प्रूफ चाहिए, that is called a theorem. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करूं, द कोविड इज स्प्रेडिंग थ्रू एयर ऑल्सो. नाउ दिस इज ए स्टेटमेंट, बट स्टिल दिस इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट. अभी तक ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं हो पाया है. तो अगर मैं कहूं कि द डिजीज इज स्प्रेडिंग थ्रू एयर, दैट मीन्स दिस इज ए थ्योरम. लेकिन अभी ये थ्योरम सही है कि नहीं है,
इसका प्रूफ अभी स्टैब्लिश हुआ, इसका ट्रूथ अभी स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट वी डोंट नो। सो थ्योरम तो हो गया, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट, अगर कल दिन मान लो हमारे सारे साइंटिस्ट इस बात का प्रूफ दे देते हैं कि यस द पेंडेमिक इज स्प्रेडिंग थ्रू एयर, तो दैट विल बिकम ए थ्योरम, क्योंकि उसका प्रूफ ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। एक थ्योरम मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आई शुड कन्फाइन माई सेल्फ टू मैथमेटिक्स ओनली। एक थ्योरम मैं आप लोग को अभी पढ़ाऊंगा कुछ दिनों के बाद, जिसको अपन बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्रायंगल है और अगर ऐसे कोई लाइन है जो कि इस साइड के मिड पॉइंट से जा रही है, तो व्हाट वी विल से ए बी सी, और अगर ये डी है और ये ई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी विल से दैट ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया मैंने कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो कि दूसरे साइड के, जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इट विल बाइसेक्ट द रिमेनिंग साइड। ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट का एक प्रूफ है, वो प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये एक प्रूफ है, इसका ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड वेल रिटन प्रूफ है। तो दिस इज कॉल्ड ए सर ये ट्रायंगल वाला आपने क्या बोला वो आप समझ, वो अभी इसमें वो आएगा ना। एक मिनट। ट्रायंगल वाला भी समझने की जरूरत नहीं है, वो कोविड-19 का एग्जांपल देके थोड़ा सा डिस्कशन दूसरे ट्रैक पे जा रहा था, इसलिए मैंने ट्रायंगल वाला एग्जांपल दिया। अभी ट्रायंगल वाले की बात करेंगे हम लोग, चिंता क्यों कर रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे, ठीक है। ट्रायंगल वाले की बात अभी हम कुछ करेंगे, इसके बारे में अपन बात करेंगे, वेट करो, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। तो दिस इज ए थ्योरम। थ्योरम क्या होता है ये समझ में आ गया। एक अच्छा एग्जांपल ये है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। दिस इज ए थ्योरम। इसका प्रूफ होता है, इसका प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। या एक प्रूफ और होता है, ये जो स्टेटमेंट है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसका भी प्रूफ होता है, इसका भी प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे जब अपन ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे। तो थ्योरम्स वो होती हैं, वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ प्रूफ होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, कुछ दो चीजें होती हैं, एक होता है कोरोलरी और दूसरा होता है कंजेक्चर। कोरोलरी इज किसी भी थ्योरम के बेसिस पे अगर जिसका प्रूफ, अगर जिस स्टेटमेंट को अपन इजीली डिराइव कर सके। थ्योरम में मान लो कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, और अगर उस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग कुछ डेरिवेशंस कर सके तो उसको अपन बोलते हैं कोरोलरी। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर कहीं पे दिया हुआ है सर कि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ठीक है, तो कैन आई से a plus b upon b will be equal to c plus d upon d। ये मैं इस रिलेशन के बेसिस से कह सकता हूं। कैसे कहा मैंने सर? मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। तो इस रिलेशन से if a upon b is equal to c upon d, then I can also derive a plus b upon b is equal to c plus d upon d। जब अपन कुछ दिनों पहले जब अपन एक चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को एक वर्ड यूज किया था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वहां मैंने क्या बोला था, इफ a upon b is equal to c upon d, then I can also say a plus b divided by a minus b is equal to c plus d upon c minus d। Now this is a corollary, that comes from this statement। इस स्टेटमेंट से ये कोरोलरी आती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कोरोलरी। कोरोलरी वो स्टेटमेंट होता है जो कि बहुत ही आसानी से हम किसी भी थ्योरम से डिराइव कर सके। कोरोलरी वो स्टेटमेंट होता है जो कि हम आसानी से किसी भी थ्योरम से डिराइव कर सके। नेक्स्ट इज कंजेक्चर। कंजेक्चर इज समथिंग, कंजेक्चर इज ए स्टेटमेंट जिसके बारे में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कंजेक्चर इज समथिंग दैट फॉर विच वी हैव ए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, द यूनिवर्स
is endless. तो ये एक चीज है जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. We still don't know कि हमारे यूनिवर्स का क्या कहीं कोई एंड है या नहीं है. So this is called a conjecture. So that is conjecture in general sense. और अगर हम सिर्फ अपने डिसीजन को मैथमेटिक्स के लिए बोले तो in that case the conjecture will be एक बहुत ही फेमस कंजेक्चर होता है गोल्डबैक कंजेक्चर. उसका एग्जांपल हो गया every even integer greater than 2 is the sum of two prime numbers. कोई भी इवन इंटीजर ले लो जो कि 2 से बड़ा है, कोई भी इवन इंटीजर ले लें जो कि 2 से बड़ा है. फॉर एग्जांपल 6 is 6 sum of two prime numbers? गड़बड़ है. Yes, sir. कैसे भाई? Yes, sir. कैसे? Sir, Yes. 5 plus 1. ओए 5 plus 1 1 is neither prime. One is not a prime or not a composite. 2 plus 4 नहीं हो सकता. इसमें कुछ गड़बड़ है. चलो 12 की बात करते हैं. मान अगर 12 की बात करें तो क्या 6 plus 6 5 plus 7. 5 plus 7. 5 plus 7. So this is sum of two prime numbers, but here it is not valid for 6. So definitely, क्या सोचो फिर से सोचो, is it valid for 6? Can it have same prime number? Obviously यार 3 plus Sir, 3. 3 plus 3 तो हो जाएगा ना. लेकिन यहाँ कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन ना तो कि अलग के लिए नहीं होगा. नहीं, लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ है ना बेटा, कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि the prime number should be different? Tell me. ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना कि the prime number should be different? यस सर, ऐसा नहीं लिखा है. ऐसा नहीं लिखा हुआ ना. अगर ऐसा लिखते थे तो ये लोग खुद ही फंस जाते ना. So 6 is basically 3 plus 3. So this, but still this has not been, इसका मतलब ये अभी भी पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हो पाया है. हो सकता है कोई ऐसा इवन नंबर हो 10 डिजिट का, 20 डिजिट का, 100 डिजिट का, जिसको हम दो प्राइम नंबर्स के सम के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर पाते. हो सकता है, होगा कुछ. वी डोंट नो. वी डोंट नो. जैसे अगर मैं बोलूं एक कंजेक्चर, मैं भी ऐसे बोल सकता हूं वी आर द ओनली लिविंग स्पीशीज इन दिस यूनिवर्स. अर्थ इज द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट ऑन दिस यूनिवर्स. ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसके बारे में भी हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. बिकॉज वी स्टिल डोंट नो. ये इसीलिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स कहाँ से चालू होकर कहाँ तक खत्म हो रहा है. वो छोड़ो, दूसरा स्टेटमेंट देता हूं. देयर आर ओनली 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दिस अर्थ. दिस इज ऑल्सो एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. व्हाई? Why? Because we still don't know कि हमारे समंदर के अंदर कौन सी जमीन, कौन सी चीज अभी कौन सा एरिया जो कि आज से 5000 साल पहले था, आज की डेट में वो समंदर में डूबा हुआ है. हम लोग तो द्वारिका के, I mean, हम लोग तो समझ, हम we all are living on the shore of Arabian Sea. I don't know how much this is correct or how much this is false, but अगर महाभारत की लड़ाई कभी हुई थी तो द्वारिका नाम की एक नगरी भी थी, और द्वारिका नाम की जो नगरी थी वो इसी एरिया में थी. वी आर इन दैट एरिया. तो वो नगरी आज की डेट में कहाँ गई? समंदर के अंदर ही तो गई. वो डूब गई ना सर. 11. हाँ सर, पानी में डूब सर 11 है, उसको दो प्राइम नंबर का सम कैसे बोल सकते हैं? 11. बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट इवन इंटीजर. ओके सर, सॉरी. वी आर टॉकिंग अबाउट इवन इंटीजर. मुझे पता था, इसीलिए मैं डिस्कशन को इधर उधर लेके जा रहा था. मुझे पता था कोई ना कोई जरूर कुछ पूछेगा. तो भाई द्वारिका कहाँ गई? तो वी स्टिल डोंट नो. कल दिन मान लो द्वारिका नगरी निकल के बाहर आ गई तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ ऐसा कुछ था. वी स्टिल डोंट नो कि व्हाट इज लाइंग इनसाइड द समंदर. इसीलिए दिस इज ए कंजेक्चर. there are only 7 continents in this world. This is a conjecture. कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. we don't know, we don't have any idea. क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि यस आई नो कि वर्ल्ड इतना ही है. लेकिन 2 को कैसे कर सकते हैं? 2 प्राइम नंबर के सम में 2 को कैसे करेंगे? 2 प्राइम नंबर के सम में 2 लिखा था ग्रेटर देन 2. लिखा था कि 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए.
हाँ, it has to be greater than 2, क्योंकि 2 को आप नहीं कर सकते ना. It has to सर be. नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं उसके लिए? नहीं बेटा, we are talking about ग्रेटर only देन 2 बोला है ना, तो नेगेटिव नंबर greater नहीं आ than 2 सकता। बोला है ना, तो नेगेटिव नंबर कहाँ से हो जाएंगे? देखो जी, स्टेटमेंट तो देखो. सर एडिशन में नेगेटिव नंबर तो ले सकते हैं ना? हाँ सर, Addition- ऐड करने के लिए। बेटा जो प्राइम नंबर का कंसेप्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है. पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ऐसा इसीलिए बेटा, मान लो तुम कोई भी नंबर ले लो, से -7. इस नंबर के क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक तो -1 इसका फैक्टर है, 4 होंगे. 7 भी इसका फिर तो सर फैक्टर कोई है, प्राइम नंबर होगा ही नहीं. फिर तो कोई प्राइम नंबर होगा ही नहीं. एक 1 इसका फैक्टर है, तो 1 और -1 तो इसका फैक्टर हो ही गया ना, और एक -7 तो इसका फैक्टर है ही. इसीलिए जो प्राइम नंबर का कंसेप्ट होता है, दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है? कोई है जिसकी आवाज आ रही है? बंद कर रहा हूं. ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की. किसकी आवाज आ रही है भाई? बंद कर लो. अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं. कौन कौन से टर्म्स है ज्योमेट्री से रिलेटेड? पहला है पॉइंट. ठीक है, जो पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं कि पॉइंट क्या होता है. पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन. ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट, और पॉइंट को जो है हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. पॉइंट जो है इट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन. ए फाइन डॉट इज कॉल्ड ए पॉइंट, और पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. द स्ट्रेट पाथ. अब देखो यहाँ पे they have tried to define few things very accurately. The straight path between 2 points is called a line segment. अब यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम है. What is this straight path? सर ये स्ट्रेट पाथ क्या होता है? आप बोलोगे सीधा. सीधा मतलब क्या होता है सर? आप एग्जाम में लिखोगे क्या सीधा? 3 इडियट्स आप लोगों ने देखी होगी, उसमें वो बोलता है ना कि आप एग्जाम में क्या लिखोगे? अप डाउन, ये लिखोगे क्या एग्जाम में? वही चीज है यहाँ पे. आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? स्ट्रेट. दिस स्ट्रेट इज being a mathematics 180 degree. Being a mathematics teacher, I am unable to understand this state. What is this state? मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ. मेरे को आप चीजें जो है उसको प्रूफ देके समझाओ. मेरे को नहीं समझ में आता कि स्टेट क्या होता है. लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि अगर मैं लाइन सेगमेंट बोलूंगा, तो अगर मैंने बोला कि लाइन सेगमेंट बना दो, तो कोई इस तरीके का लाइन सेगमेंट नहीं बनाएगा. ये नहीं बोलेगा कि सर दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज ए बी. कोई ऐसे नहीं बोलेगा. कोई लाइन सेगमेंट बनाएगा तो इसी तरीके से बनाएगा कि सर दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए. ठीक है, इसी तरीके से कोई लाइन सेगमेंट बनाएगा. तो दीज आर समथिंग जो कि डिफाइन नहीं होती है, लेकिन हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से हम उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट की एक फाइनाइट लेंथ होती है. लाइन सेगमेंट की एक फाइनाइट लेंथ होती है. नेक्स्ट इज लाइन. अगर मैं किसी लाइन सेगमेंट ए बी को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दूं दोनों डायरेक्शंस में, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी होगा वो एक लाइन बन जाएगी. एक लाइन सेगमेंट ए बी when extended infinitely in both the directions becomes a line. ठीक है, तो ये हो गई लाइन की डेफिनेशन. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट. ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इस लाइन सेगमेंट में कहीं पे भी कोई पॉइंट आप ले लो, यहाँ कहीं पे भी ले लो, सो दैट पॉइंट विल कॉल्ड एज इंटीरियर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू. उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? दैट पॉइंट लाइज in the interior of this line segment PQ. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इट इज नीदर P नॉर इट इज Q. ये P भी नहीं है, Q भी नहीं है, P और Q के बीच में है कहीं पे R. ठीक. नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स.
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट मींस दो लाइन सेगमेंट जिनका लेंथ इक्वल है। मतलब ये कि वो जो दो लाइन सेगमेंट्स ऐसे होते हैं कि एक जो है दूसरे का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी बोल लो या फोटो कॉपी बोल लो, एक जो है वो दूसरे की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। या मैथमेटिकली इफ यू कैन से दैट if you can superimpose one line on another line, then that will called congruent line segment। या आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर उन दोनों की लेंथ इक्वल है, मैथमेटिकली आप ऐसा बोलोगे कि अगर उन दोनों की लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है, then those two line segments are congruent। ये कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि आज से 5 क्लासेस बाद जब हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, जब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, वहां बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए दिस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, जब उन दोनों लाइंस की लेंथ इक्वल हो। अगर लेंथ इक्वल नहीं होगी तो वो दोनों लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किया, पहले तो इक्वल टू बना दिया और इक्वल टू के बाद ऐसा सोया हुआ एस बना दिया। ठीक है, इटैलिक्स वाला एस बना दिया, बस और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट हो गया, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए लाइन सेगमेंट हो ही गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर ये ए है, ये बी है, और इन दोनों पॉइंट की जो भी दूरी होगी उसको अपन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, इस दूरी को अपन नॉर्मली सेंटीमीटर में या मीटर में व्हाट एवर इट इज वी मेजर इट। और हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में इसी तरीके से दिया होता है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज 5। यहाँ पे कई बार यूनिट नहीं दिया होता तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया हो ए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको कोई भी यूनिट ले लोगे, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते वक्त हमें यूनिट कन्वर्जन्स नहीं करना होता, नॉर्मली नहीं करना होता। अगर कोई बहुत ही टफ टीचर है तो वो यूनिट कन्वर्जन करवाएगा, अदरवाइज यूनिट कन्वर्जन नहीं करना होता। नेक्स्ट इज रे। रे इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी 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 जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। A directed line segment is called a ray. If AB is a ray, then AB is represented by this। इस तरीके से AB को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कल मैं आप लोग को बता रहा था, सन से जो रे आती है वो अर्थ पे आके टकरा जाती है। ठीक है, इसके आगे की बातें हम नहीं जानते, इसके आगे भी जाती है यूनिवर्स में। ठीक है, इसके आगे भी जाती है, लेकिन अर्थ पे आके टकरा जाती है। तो सन से जो लाइट निकलती है उसे अपन सन रे बोलते हैं या सनलाइट बोलते हैं। ठीक है, सन लाइन सेगमेंट नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि इट्स वन पॉइंट इज फिक्स्ड बट इट्स अदर पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। कहां तक जाएगी हमें नहीं पता है, कहां तक वो जा रही है हमें नहीं पता है, तो उसे हम लोग रे बोलते हैं क्योंकि उसका सोर्स फिक्स है। इस रे का सोर्स फिक्स है कि ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जाएगी ये मुझे नहीं पता, जाती जाएगी जाती जाएगी जाती। सर पर वो डिनोट लाइन से होगा ना, ऊपर ए हाँ, और बी के ऊपर एक जगह पॉइंट होगा और एक जगह लाइन होगी। नहीं, वो इसको डिनोट अपन इस तरीके से करते हैं कि ए और बी के ऊपर इस तरीके से ऐसे डिनोट कर देते हैं लाइन को। रे लाइन सेगमेंट नहीं हो गया यार, मेथड यही दिया हुआ। आई गेस देयर वाज सम टाइपिंग एरर इन द मेथड। आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस, आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस। हाँ सर, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा ना तो आपके पास सिर्फ सिंबल्स की बात नहीं होगी। you will get exact, you will come to know whether it is a line or it is a ray or it is a line segment। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ। आई गेस देयर वाज सम टाइपिंग एरर इन इट। ठीक है, मतलब जो बुक से जहां से मैंने उठाया है वहां पे देयर वाज सम टाइपिंग एरर, क्योंकि ये डाउट मेरे को भी आया था, बट सिंस आई वाज नॉट श्योर हाउ वी रिप्रेजेंट इट तो मैंने वैसे का वैसे ही लिखा। ठीक है, नेक्स्ट इज अपोजिट रेज। दो रेज अपोजिट तब होती हैं जब उनका एक पॉइंट कॉमन हो, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और
उनका जो है डायरेक्शन उनका कुछ भी हो सकता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर एक नॉर्थ में जा रही है तो एक साउथ में जा रही है। ऐसा नहीं कि एक नॉर्थ में जाएगी दूसरा ईस्ट में जाएगी और हम बोलेंगे कि अपोजिट रेज होगा। नो, एक अगर नॉर्थ में जा रही है तो दूसरा साउथ में जा रही है, इसी केस में हम लोग उसको अपोजिट रेज बोलते हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स तब बोलते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन हो जिसपे वो सारे के सारे पॉइंट्स लाई करें। आप लोग की इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है सर? बायोलॉजी आईजेएसओ वालों की बायोलॉजी की क्लास है। आईजेएसओ वालों की बायोलॉजी की क्लास है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर, देन आई लीव। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक ऐसा कह सकते हैं कि दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। उन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा लाइनों को अपन कॉन्करेंट लाइन तब कहते हैं जब वो सारे के सारे पॉइंट लाइन एक पॉइंट से पास हों, तो उनको हम लोग कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। क्या पढ़ा हमने? एक पढ़ा हमने कोलिनियर पॉइंट्स और एक पढ़ा हमने कॉन्करेंट लाइंस। 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स को अपन कोलिनियर पॉइंट तब बोलते हैं जब वो सारे के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, पहली चीज। और 3 से ज्यादा लाइनों को हम कॉन्करेंट लाइन तब बोलते हैं जब वो सारे के सारे पॉइंट्स, जब वो सारे के सारे लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रोसीड फ्रॉम, हम लोग जहाँ पे हैं उसके आगे हम लोग